प्रशांत किशोर पांडे। जब भी चुनाव होगा नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चिराग पासवान आपकी ट्यूनिंग क्या है, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए। चिराग पासवान मतलब आपके साथ गठबंधन करके सीएम फेस। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ूंगा, जहां से भी लड़े उनके खिलाफ लड़ूंगा। चिराग और मैं मित्र हैं। आज तक नीतीश कुमार के करीबी कई नेता रहे हैं, लेकिन उनके आवास पे सिर्फ प्रशांत किशोर ही रहते थे, जो खाना भी खाते थे और प्रशांत किशोर को बड़ा प्यार मिलता था, प्रशांत किशोर भी बड़ी इज्जत करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी? नीतीश जी ने ऑफर दिया था कि प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या ये बात सही? 5 वर्ष में एक बार कमल पर बैठकर, एक बार लालटेन पर लटक कर कुर्सी नहीं छोड़ रहा है ये आदमी। नीतीश कुमार के पास इतने सीट हैं कि वो जिधर झुकेंगे उधर सरकार बन जाएगी। लालू जी ने समाज के दबे कुचले पिछड़ों के लिए जो काम किया, जो उनको आवाज दी, सम्मान दिया, उनको ये ताकत दी कि वो खड़े हो सकें अपने अधिकारों के लिए, उसके लिए लालू जी का रिस्पेक्ट मेरे मन में है। मेरा शर्त कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए, उसके आधार पर नीतीश जी ने मांझी जी को हटाया। मांझी जी को हटाने में ये आपकी राय थी कि नहीं पहले मांझी जी को हटाइए? अगर नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है, और वो तो प्रेशर बनाने में माहिर है, तब यहां से लेकर दिल्ली तक की बीजेपी के नेता की नींद खराब हो जाती है, तो ये भाई बीजेपी आरजेडी क्यों नहीं समझ पा रही? नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और विभाग बताते बिना कागज देखे हुए मैं मान लूंगा कि मेंटली फिट है। तेजस्वी यादव से जब भी पूछिए वो कहते हैं भाई उनके बारे में बात ही मत कीजिए, वो कलाकार हैं, बीजेपी की बी टीम है। शराबबंदी बिहार से हटना चाहिए, ये हर नेता प्राइवेटली कहता है। कि वो नीतीश कुमार है जिसने कहा था कि मोदी जी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। आज ये नीतीश कुमार मोदी जी को पैर छू रहे हैं, पूरे बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। बिहार का भविष्य कौन? प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। देखिए अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव प्रशांत किशोर हैं और रात के 10:30 बज रहे हैं। प्रशांत किशोर वो हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बिहार की राजनीति में धमाका किया है, और अगर मैं प्रशांत किशोर का ये इंट्रो दे रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे तीखे सवाल नहीं करूंगा। मेरे मन में जो भी सवाल है वो तमाम सवाल आज होंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी, आप। धन्यवाद। मेरे मन में जो भी सवाल है वो सारे सवाल आज होंगे पीके से। प्रशांत जी, पहले तो दिसवा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, और पहला सवाल यही से, इस ठंड की आदत पड़ गई है क्योंकि रात के 10:30 बजे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, और मैं देख रहा था इंटरव्यू से पहले लगातार आप ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ठंड की आदत तो आप लोग पटना में मैं आया हूँ इसलिए आप लोगों का ध्यान है। मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, और स्वाभाविक है 2 साल में 2 बार जाड़ा भी आया है, और ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हम लोग इन्हीं टेंटों में रहे हैं। तो ये आदत तो पहले से भी पड़ी हुई है। अभी तो थोड़ा आराम है क्योंकि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जब पदयात्रा होती है तब तो दिन भर इसी ठंड में चलते भी हैं। ये तो बाहर से जो यहाँ नेता पटना बैठते हैं वो बताते हैं भी एयर कंडीशन टेंट में रहते हैं। उन नेताओं को आकर देखना चाहिए इन टेंट में रहने का क्या मजा है। लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो बिहार में हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा संघर्ष, थोड़ा प्रयास, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिहार में प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं? वाकई एक सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जिस बात को कह रहे हैं वो सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है कि हाँ भाई हम सत्याग्रह करेंगे, युवाओं को हम जोड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशांत किशोर की यही मंशा है, या प्रशांत किशोर की ये भी मंशा है कि नहीं हम अच्छा भी करें लेकिन साथ में खुद को भी स्थापित करें? नहीं, 2 बात है कि बिहार, आपने पूछा बिहार में करना क्या चाहते हैं। बिहार में बदलाव करना चाहते हैं। एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहाँ बच्चों के पढ़ाई की सुविधा हो, जहाँ से पलायन न हो, जहाँ का किसान भी पंजाब और हरियाणा किसान की तरह समृद्ध हो, क्योंकि ये राज्य भी इसी देश के राज्य हैं। और अगर वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं तो बिहार में क्यों नहीं। 30-35 साल से यहाँ लालू, नीतीश, भाजपा की सरकार चली है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं सुधरा है। लेकिन आज 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो मैं जब यहाँ वापस आया, और सुधार होगा कैसे? सुधार के लिए प्रयास आप करें, हम करें, कोई दूसरा करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद, प्रयास तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, मेरे जैसा आदमी अगर कोई प्रयास नहीं करेगा, तो आखिर बिहार में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा।
इसी मिट्टी में हम लोग का जन्म हुआ है, यहीं पर सरकारी स्कूल में पले बढ़े हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, कुछ जीवन में हासिल हो गया है। तो अगर हम लोग वापस आकर अपने इस धरती के लिए कुछ ना करें तब तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसलिए आकर प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई एमएलए एमपी बनना है, कि कोई आपने कहा स्थापित करना है। तो पहले से भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत नाम शोहरत पैसा सब बहुत अर्जित किया है। अब समय है उस कुछ समाज को वापस देने का, और अगर कुछ वापस देना है तो उसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि बिहार में बदलाव करना है, लेकिन बिहार में एक ही नारा हमेशा से चलता रहा है। मतलब 19 सालों से तो तमाम कोशिशों के बावजूद एक ही नारा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और कहीं ना कहीं ये नारा प्रशांत किशोर को याद होगा। प्रशांत किशोर जब राजनीतिक सलाहकार बने थे नीतीश कुमार के, तभी ये नारा दिया गया था। और अभी तक सुशासन बाबू को सत्ता से हटाने के लिए कई पार्टियों ने कई प्रयास किए, लेकिन सत्ता से हटा नहीं पाई। नहीं, पहली बात तो ये समझिए कि जब ये नारा दिया गया था वो 2015 था। हाँ। आज हम लोग 2025 में बैठे, 25 में 10 बरस हो गए। 2015 में जब ये नारा दिया गया था, जब मैंने नीतीश कुमार की मदद की थी, मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी जिसने 2005 से 2010-12 के दौर में बिहार में कुछ सुधार की शुरुआत, एक झलक दिखाई थी। नीतीश जी 2014 में चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, लोकसभा चुनाव। उसके बाद आपको याद होगा नीतीश जी ने पद से अपना इस्तीफा दे दिया था और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार को किसी ने बताया कि जो 2014 में मोदी जी का अभियान चला, इसमें इसका कर्ता धर्ता है, आप कह लीजिए कि कोई बिहार का लड़का है प्रशांत किशोर जिसने किया है। तो नीतीश जी मेरे से मिलने आए दिल्ली में, तो मैंने उस समय बिहार का होने के नाते, क्योंकि मुझे बिहार के राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तो मैंने उनसे ये सवाल रखा कि जब आप बिहार में मुख्यमंत्री थे, कुछ सुधार होना शुरू हुआ था, तो आपने पद क्यों छोड़ दिया, मांझी जी को क्यों बना दिया? तो उनका ये तर्क था कि हम लोकसभा में हार गए। तो मेरा ये कहना था कि लोकसभा में आपकी पार्टी हारी है, आपको तो जनता ने हटाया नहीं है, और लोकतंत्र में ये आपको अधिकार नहीं है कि आपको जनता ने चुना, आप हट के किसी दूसरे को बना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा भी जब जनता ने वोट ही नहीं दिया, ये वो जो उनका अपना तर्क था। मैंने उनको ये कहा कि आप वापस आइए, मुख्यमंत्री बनिए, और जो हम लोग से बन पड़ेगा आपको चुनाव में जिताने के लिए वो प्रयास करेंगे। आपको याद होगा कि एक तरह से मेरा शर्त कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए, उसके आधार पर नीतीश जी ने मांझी जी को हटाया। अच्छा, ये हटाकर खुद बने। मांझी जी को हटाने में ये आपकी राय थी कि नहीं पहले मांझी जी को हटाइए? क्योंकि मुझे जो पता है कि कई तरह के जो उनके विवादित बयान थे, बयान से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल मांझी जी को हटाना नहीं चाहते थे, और मांझी जी हटते भी नहीं। हाँ, हटते भी नहीं। तो और लालू जी भी उस समय नहीं चाहते थे कि मांझी जी को हटाया जाए। मेरा मांझी जी को लेकर कोई मंतव्य नहीं था। मेरा बस उसमें ये सीधा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जनता ने वोट दिया है, अब नीतीश कुमार खुद से हटकर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दे, ये अधिकार नहीं है लोकतंत्र में आपको। खैर वो बात हो गई, वो नीतीश मांझी जी को उन्होंने हटाया, वो खुद मुख्यमंत्री बने। फिर मैंने उनकी चुनाव में मदद भी की। जिस नारे की आप बात कर रहे हो उस तरह के नारे भी दिए गए, लेकिन आपको नाखून भी कटवाया। बिल्कुल चुनाव का वो प्रचार का में जो कुछ बन पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन जो मूल बात है कि 2015 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की और 2025 का नीतीश कुमार, इसमें जमीन आसमान का फर्क है प्रशासक के तौर पर। 2014-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन वाले नेता की थी, ऐसा व्यक्ति जो बिहार में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया है। ऐसा नहीं कि बिहार को बहुत सुधार दिया, लेकिन चूंकि लालू जी के राज में बिल्कुल ही जंगल राज था, उसके मुकाबले बिहार सुधरता हुआ दिखा था। तो उस सुशासन बाबू की मदद की गई थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है जो शारीरिक और मानसिक तौर से थका हुआ नीतीश कुमार है, जो सरकार चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, जिसको सरकार में अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं याद आ रहा है, उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। जहां पर उनके 4 चाटुकार सलाहकार पूरे राज्य को चला रहे हैं, अफसरों का राज है, उनको कुछ नहीं पता है कि हो क्या रहा है। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, वो उस नीतीश कुमार में अभी राजनीतिक नैतिकता बची हुई थी।
हम लोगों ने पढ़ा सुना था कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, एक दुर्घटना हो गई गैसल पश्चिम बंगाल में, इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने इस्तीफा दिया। वाजपेयी जी ने, जैसा समाचार पत्रों से पता चला, वाजपेयी जी ने जब मना किया कि भाई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तो नीतीश कुमार का वक्तव्य उस समय ये था कि 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, कैसे मैं रेल मंत्री रह सकता हूँ। उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ, ये वो नीतीश कुमार है जहां सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं और ये आदमी अपने कोट में हाथ डालकर विधानसभा में हंसकर कहता है जो पिएगा वो मरेगा। मतलब जाकर वहां संतावना के दो शब्द नहीं कहता है। जिस नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहा हूं, ये वो नीतीश कुमार है जब कोविड में लाखों लोग युवा पैदल चल रहे थे और ये व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले। तीसरी बात, जो राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार 14 में चुनाव नहीं हारे थे, दल हारा था लेकिन पद से इस्तीफा दिया कि भाई दल को हरा दिया जनता ने, मैं कैसे पद पे बैठूंगा। उस आदमी का मदद किया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव तीसरी पार्टी नहीं, 243 के विधानसभा में 42 को विधायक हैं। बावजूद इसके 5 वर्ष में एक बार कमल पर बैठकर, एक बार लालटेन पर लटक कर कुर्सी नहीं छोड़ रहा है ये आदमी। तो आपको ये समझना है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कहते हैं आप ही ने तो मदद की थी, आप ये बात ही नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है। लोकतंत्र में 5 वर्ष पर चुनाव इसलिए होता है कि आप जिस दल, जिस व्यक्ति, जिस नेता, जिस विचारधारा, जिस कार्यक्रम पर भी वोट दे रहे हैं, अगर वो दल, वो नेता, वो विचारधारा आपके अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो नागरिक होने के नाते ये आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस व्यक्ति का, उस दल का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 5 वर्ष पर चुनाव की जरूरत क्या है? नहीं। हर एक बार कोई चुनकर आ गया, बस अब वही रहेगा जीवन में। तो 14-15 में जब नीतीश कुमार सही लगे तो उनकी मदद की। आज जब वो गलत दिख रहे हैं तो उनका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि जब मुझे जो अच्छा लगा मैंने मदद की, आज खराब लग रहा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे एक सवाल और भी है मेरा। अगर ये प्रशांत किशोर को दिख रहा है तो ये बिहार की 2 मजबूत पार्टी, जिसका अपना वोट बैंक है, जिसके अपने कैडर हैं, आरजेडी और बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आरजेडी के मुखिया कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं नीतीश आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा। बीजेपी कहती है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से लगातार ना जाने कितने नेताओं के बयान आ गए हैं, नीतीश का नेतृत्व हमें स्वीकार है, नीतीश का नेतृत्व। मतलब पर डे अगर नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है, और वो तो प्रेशर बनाने में माहिर है, तब यहां से लेकर दिल्ली तक की बीजेपी के नेता की नींद खराब हो जाती है। तो ये भाई बीजेपी आरजेडी क्यों नहीं समझ पा रही? ये वो खूब समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार बनाना ये आंकड़ों का भी खेल है। नीतीश कुमार के पास इतने सीट हैं कि वो जिधर झुकेंगे उधर सरकार बन जाएगी। ये नीतीश कुमार की ताकत नहीं है। नीतीश कुमार का जो इकबाल होता था, आप लोग पत्रकार हैं, लंबे समय से आपने देखा है, जो एक मुख्यमंत्री का ऑरा था, जो इकबाल था, जो इज्जत थी, वो आज कहीं नहीं है। 2010 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार के इकबाल में बहुत फर्क है। ये वो नीतीश कुमार है जिसने कहा था कि मोदी जी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। आज ये नीतीश कुमार मोदी जी को पैर छू रहे हैं, पूरे बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो पैर छू रहे हैं, आप व्यक्ति के तौर पर किसी का पैर छू सकते हैं, लेकिन आप बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ लोगों के नेता हैं, और पार्लियामेंट में आप झुक के पैर छू रहे हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की स्थिति कोई बहुत अच्छी है, लेकिन नीतीश कुमार को भी पता है कि अब कोई आगे लंबा राजनीतिक कैरियर बचा नहीं है, तो जितने दिन तक हो सके किसी तरह चलते रहो। और दूसरे दल वाले जो हैं, भाजपा और राजद, ये तो सत्ता में रहने के एकदम ऐसा है कि सत्ता मिले तो कुछ भी करने को तैयार है। राजद वाले तो कुछ भी कर दे, वही हाल भाजपा वालियों का है। तो नीतीश कुमार ये दिखाते रहते हैं भाई कि मेरे साथ रहो, और दूसरे को दिखाते रहते हैं भाई अगर मेरे से मिलाकर रहोगे तो कल तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। तो 5 साल में आप देख रहे हैं कि पहले 1.5 साल भाजपा की चली, फिर 1.5 साल तेजस्वी राजद का चला, फिर अभी भाजपा वाले आ गए हैं, फिर राजद वाले सोच रहे कहीं हमारे
भाग्य फिर खुल जाए, फिर नीतीश कुमार का मन बदल जाए। प्रशांत जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसलिए नहीं, हाँ, आप बात समझिए, हाँ, आप कह रहे दिख नहीं रहा भाई, यहाँ विपक्ष क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं कोई बीपीएससी के चेयरमैन का विरोध कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि बीपीएससी चेयरमैन या बीपीएससी के जो पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति कब हुई है? जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, तो दोनों ने मिलकर ही तो बनाया है, और आज राजद विपक्ष में है, तो किस मुंह से उनका विरोध करेंगे? जब लूट जो हुई है उसमें तो सब शामिल है, नौकरियां सबने मिलकर बेची हैं भाई, पेपर लीक करने वाले लोग तीनों दल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ विपक्ष की भूमिका में कौन आएगा? हर आदमी सत्ता के चक्कर में पड़ा हुआ है, नीतीश कुमार उसका लाभ उठा रहे हैं, और गणित ऐसा है, सीटों की संख्या ऐसी है कि ये हो पा रहा है। आपको याद होगा झारखंड में एक बार 5 निर्दलीय लोग सरकार में आ गए। कभी कभी नंबर ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपका एक तरह से आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। वो स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, और राजनीतिक प्रभाव का जहां तक सवाल है, तो नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभाव अब कुछ नहीं बचा। नहीं प्रशांत जी, ठीक है, आप कह रहे हैं, एक और आप कह रहे हैं कि मेंटल स्थिति अब नीतीश कुमार की वो रही नहीं है। आपने कहा था कि आरटीआई भी हम दायर करेंगे, लेकिन यही नीतीश कुमार जिसके बारे में आप कहते हैं, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि नीतीश कुमार को 2-3 अधिकारियों ने घेर लिया है और नीतीश कुमार की कुछ चल नहीं रही है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, लेकिन यही नीतीश कुमार तो अभी भी, मतलब प्रेजेंट टाइम, अभी भी वही सवाल है, घुमा तो वही नीतीश कुमार रहे हैं सब। वही बात है, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली। आपने कहा, आप पत्रकार हैं, कौन ऐसा बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? कैमरे पर भी लोग कह रहे हैं। 11 नवंबर 2023 को स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार जी को इलाज की जरूरत है, उनको गंभीर मानसिक बीमारी है। ये सुशील मोदी ने कहा, चिराग पासवान ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, ये अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा, अन्य कई नेताओं ने कहा। मैंने कहना शुरू किया है, और मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, छोड़िए मेडिकल जांच की बात, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और विभाग बता दे बिना कागज देखे हुए, मैं मान लूंगा कि मेंटली फिट है। नहीं बता सकते। मैं उनके साथ रहा हूं, मैं जानता हूं, देख रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपना नाम नहीं याद रह रहा है, जिले का नाम नहीं याद है, वो व्यक्ति बिहार को क्या चलाएगा? जो व्यक्ति अपने साथियों का नाम जिसको याद नहीं है, वो बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को कैसे चला रहा है? भगवान भरोसे चल रहा है। और कैसे चल रहा है? जो अगल बगल लोग हैं वो चला रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, नीतीश जी से को लेकर आखिरी के 2 सवाल है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू में। देखिए, जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा है पटना में 15-16 सालों का, उसमें 2 सवाल मैंने जब नीतीश कुमार के करीबी नेताओं से बातचीत की, जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, कि प्रशांत किशोर से कुछ ऐसे क्या सवाल पूछूं जो आज तक किसी ने नहीं किए। देखिए, ये सिर्फ मेरे सोर्स हैं, गलत या सही आप कहिएगा। पहला सवाल कि आज तक नीतीश कुमार के करीबी कई नेता रहे हैं, लेकिन उनके आवास पे सिर्फ प्रशांत किशोर ही रहते थे, जो खाना भी खाते थे, और प्रशांत किशोर को बड़ा प्यार मिलता था, प्रशांत किशोर भी बड़ी इज्जत करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी कि करीबी बहुत रहे नीतीश कुमार के, आरसीपी बाबू भी रहे हैं, कई ललन सिंह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को वो प्यार मिला है कि आवास पे रहना, खाना और साथ में खाना। देखिए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं का, उन लोगों को नीतीश कुमार ने बनाया, उनके बनने में मदद की, उनको बढ़ाया। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मदद तब की जब नीतीश कुमार का साया भी उनका साथ छोड़ दिया था। जब नीतीश कुमार अपने राजनीति के इस दौर में सबसे निचले स्तर पर थे, तब प्रशांत किशोर ने उनकी मदद की। कोई मदद करके उन पर एहसान नहीं किया। मैं चाहता था कि बिहार में एक अच्छी सरकार रहे, नीतीश जी के लिए अच्छी मेरी भावना थी उस समय, और उन्होंने जो सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैंने पब्लिकली कहा कि भाई जब तक साथ में थे तो बिल्कुल पिता पुत्र का संबंध रहा है। नीतीश जी ने पब्लिकली कहा कि ये मेरे बाद यही भविष्य है, यही आगे करेंगे। लेकिन उस समय जेडीयू में काफी खलबली मच गई थी। खलबली मचे न मचे, लोगों को पता है। ये तो बात नीतीश जी ने, जब मैं उनका दल ज्वाइन किया हूँ 2018 में, तब कहा है। 2015 में मैं उनके आवास पे रहता था। वो मेरे लिए वो कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ मैं नहीं रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहने का अवसर मिला है। लेकिन नीतीश जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे,
सवाल व्यक्तिगत संबंध का नहीं है। अच्छा, डिप्टी सीएम वाली कहानी कितनी सही थी? जब मैं एक सवाल पूछ देता हूं आपसे, क्योंकि ये भी मेरे सोर्स से गलत सही आप बताइएगा। मेरे सोर्स ने बताया कि जब सरकार बनने जा रही थी, जब प्रचंड बहुमत मिली महागठबंधन को 2015 में, तब एक बात निकल कर सामने आई थी, या तो आपने कहा था या नीतीश जी ने ऑफर दिया था कि प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या ये बात सही? भाई मैंने सरकार में शामिल होने का उनका न्योता मना कर दिया था, उन्होंने ऑफर दिया था, मैंने भाई। अच्छा, ये बात सही है कि डिप्टी सीएम का ऑफर दिया? डिप्टी सीएम और इसकी बात नहीं है। वो सरकार जब बनी तो एक एक आदमी मेरे से सलाह करके कैबिनेट बना, मेरे से सलाह करके साथ निश्चय फाइनल किया गया, तो उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मेरी कोई रुचि बिहार की राजनीति में आकर मंत्री बनना, एमएलए एमपी बनना, अगर बनना हो तो मैं ही चला रहा था, मैं ही बन जाता। वो मेरी कभी रुचि नहीं रही है। बिहार अच्छा होना चाहिए, सात निश्चय अगर लागू होता, सही मायनों में लागू होता, उससे बिहार का भला होता है। नीतीश जी अगर आज भी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी अभी वो स्थिति में ही नहीं है कि वो सरकार चला सके। अगर नीतीश जी आज मानसिक शारीरिक तौर पे पूरी तरह स्वस्थ होते, राजनीतिक तौर पर स्थिर होते, किसी एक विचारधारा के साथ रहते और अच्छा बिहार चल रहा होता, तो मुझे क्या पड़ी हुई यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करने की। चलिए प्रशांत जी, अब हम दूसरे सवालों पे जाते हैं। आपका अंदाज मैंने देखा है, मैं आपको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूं, जब से आप बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं, आपने कईयों को सीएम बनाया है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री में आपने कहीं ना कहीं मदद की है, लेकिन आपका जो अंदाज रहा है वो ठेठ रहा है। ठेठ जैसा कि लालू यादव का रहता था, किसी को भी अगर गुस्सा बढ़े तो अपनी मंशा को तुरंत जाहिर कर देना कि हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ, चाहे वो पत्रकार है या कोई भी है। तो वो ठेठ अंदाज और ये जो आप पढ़े लिखे में वो कॉम्बिनेशन, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो राजनीति का स्टाइल है वो लालू यादव का? नहीं, देखिए, लालू जी की पृष्ठभूमि अलग है, मेरी पृष्ठभूमि अलग है। ठेठ अंदाज वगैरह तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं भी यहीं पला बढ़ा हूँ। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और जमीन से जुड़ा रहा हूँ, मन से। तो जब मैं यहाँ आया था, मैं आपको एक घटना बताऊँ, एक पत्रकार है कन्हैया वेलारी जी, तो वो आए तो उनको लगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमन तो ऐजे के, लेकिन बाहर और रहल बड़ान तो अंग्रेजी हिंदी रही, बीच बीच में एक दो भोजपुरियों में पूछब का बोल सकिहन के ना देखल जाई, तो वो पूरा इंटरव्यू भोजपुरी में हो गया। तो आप बाहर पढ़े हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भोजपुरी नहीं बोल सकता हूँ। वो दोनों चीज हो सकता है। हम लोग मतलब अगर आप बहुत पढ़ लिख गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अगर पढ़ लिख गए हैं, कोई दुनिया की आपको समझ है, एक्सपोजर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जमीन से कट जाएं। तो हम लोग की अपनी जो परवरिश हुई है, माँ बाप ने जो परवरिश दी है, उसमें जमीन की थोड़ी बहुत समझ बनी रही है और काम भी ऐसा करता रहा हूँ जिसमें जमीन और समाज से कभी कटा नहीं। तो इसलिए आपको दिखता है वो जिसको आप ठेठ कह रहे हैं। बाकी देश दुनिया घूमे हैं, देखे हैं, काम करने का अवसर मिला है, तो थोड़ा बहुत आप रिफाइनमेंट भी उसमें देख सकते हैं। देश दुनिया में जो अच्छी चीजें देखी। प्रशांत किशोर को गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है, खूब आता है। गुस्सा आता है कि इतनी तकलीफ में लोग जी रहे हैं, इसके बावजूद वो अपनी स्थिति भूलकर नेताओं के चक्कर में पड़ के, जाति और धर्म के उन्माद में पड़ के वोट करते हैं, इससे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है कि मैं चाह कर भी, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं लोगों की मदद जिस तरह से कर सकता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। आता है गुस्सा। गुस्सा आता है जब लोग बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी तैयारी के आकर सवाल पूछते हैं। आप सवाल पूछिए, जितने कड़े से कड़े सवाल पूछिए। मैंने जितने इंटरव्यू यहाँ दिए हैं बिहार में, इतना इंटरव्यू मैंने जीवन में नहीं दिया है। बड़े से बड़े पत्रकार को भी मैं साल में एक बार कभी इंटरव्यू देता हूँ। मैं रजत शर्मा को भी इंटरव्यू मैंने दिया है, मैंने बरखा दत्त को भी इंटरव्यू दिया है, देश में अरुणा गोस्वामी को भी इंटरव्यू दिया है, और मैंने यूट्यूबर, ब्लॉक और पंचायत के लेवल पे जो यूट्यूबर नया बना है उसको भी इंटरव्यू दिया है। मुझे उसको इंटरव्यू देने में दिक्कत नहीं है। सवाल आप कड़े करें, तिरछे करें, तीखे करें, दिक्कत नहीं है। जब लोग एकदम बिना होमवर्क किए हुए सवाल करते हैं तब गुस्सा आता है। गुस्सा क्या आता है, मतलब खीज होती है कि भाई कम से कम आप जो पूछ रहे हो वो पढ़ के तो आओ भाई, कुछ देख के तो आओ।
मतलब अपना होमवर्क करके आइए, फिर मुझे जितना ग्रिल करना है कीजिए, उससे नहीं डरते। बाकी तो पत्रकारों से रोज बात होती है, मेरे से ज्यादा तो कोई पत्रकार से बात ही नहीं करता है। नहीं ठीक है, और इसलिए मैंने कहा कि लालू जी वाला ठेठ अंदाज, क्योंकि लालू जी भी वो बैरियर नहीं रखते थे कि ये पत्रकार है, ये क्या है, वो उनके मन में जो आता था वो बोल देते थे। नहीं, वो दूसरी बात है। हाँ। देखिए, मैंने 10 साल जब बड़े बड़े नेताओं के साथ, दलों के साथ काम किया, तो मैंने देखा है कि कई बार हम लोग जानते हैं, नेता समझता है, हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये बात सही है, ये कहना चाहिए, लेकिन आप इसलिए नहीं कहते हैं कि वोट का आपको डर होता है। हाँ। इस अभियान को मैंने जब शुरू किया तो एक व्यक्तिगत कमिटमेंट मैंने खुद से किया हुआ है कि जहां तक हो सके, अगर जो मुझे बात सही लगेगी मैं बोलूंगा, वोट मिले या ना मिले। अब शराबबंदी बिहार से हटना चाहिए, ये हर नेता प्राइवेटली कहता है, लेकिन पब्लिकली नहीं कहता। पत्रकार भी लगभग, मतलब लगभग की बात कहते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं कहेगा, कहता है वोट महिला का चला जाएगा। लेकिन मैं उसको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नहीं, हटना चाहिए। किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा कि आप भूमि सुधार की बात करते हैं, तो लालू यादव का हिम्मत नहीं पड़ा, नीतीश ने कभी नहीं बात की, इससे फॉरवर्ड नाराज हो जाएगा। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं कि नहीं, बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मतलब जो जिसको सो कॉल्ड नुकसान होने की बात है, उसको भी फायदा होगा, उसके भी जमीन की कीमत बढ़ेगी, वो भी जमीन की प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, उससे उसका फायदा है, नुकसान नहीं है। अगर शराबबंदी हटेगी तो महिलाओं को फायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन महिलाओं को समझा पाएंगे ये? अब हमारा काम है समझाने का प्रयास करना। हाँ। मैं समझा पाऊं या नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जानते बूझते गलत बात नहीं बोलूंगा। आपको अच्छा लगे या खराब, वोट दीजिए या मत दीजिए, ये मैंने अपने आप से एक संकल्प किया हुआ है। क्योंकि मैंने 10 साल बहुत लोगों से रिफाइंड बातें कहलवाई हैं, उनको सलाह दिया है कि ये बात सही है, लेकिन मत बोलिए, ऐसे बोलिए, क्योंकि जनता से आपको, ऐसा नहीं कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन इस अभियान में इसकी जो पूरी ताकत में देखता हूँ, वो इस अभियान की शुद्धता है, इसकी ईमानदारी है। और जब मैंने गांधी का फोटो लगाया, ऐसा नहीं गांधी का फोटो लगा लिया है, बहुत महीनों सालों उस बात को समझा है और कोशिश करी है कि उनके बताए हुए रास्तों को जितना हो सके आत्मसात करूं। हमें उतनी दृढ़ता, उतनी ताकत, वो ईमानदारी नहीं है कि मैं गांधी के रास्ते को एकदम फॉलो कर पाऊं, लेकिन प्रयास जरूर है कि जहां तक हो सके उसको फॉलो किया जाए। अच्छा, ये तेजस्वी यादव और आपके बीच में जो विरोधाभास, देखिए विरोध आप सबका करते हैं, सभी विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं, लेकिन जिस तरह से आप तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, 9वीं फेल आप ही ने कहना शुरू किया, 9वीं पास या 9वीं फेल। तेजस्वी यादव से जब भी पूछिए वो कहते हैं भाई उनके बारे में बात ही मत कीजिए, वो कलाकार हैं, बीजेपी की बी टीम है, खुद एक्टर है, खुद डायरेक्टर है। तो क्या है ये, एकदम एक दूसरे की राजनीति को, अब ये तो तेजस्वी से मैं पूछूंगा जब उनसे बात करूंगा। प्रशांत किशोर तेजस्वी की राजनीति को कहाँ देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल प्रशांत किशोर को पसंद नहीं आ रही? नहीं, पसंद नापसंद की बात नहीं है, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं पहले यही बता दीजिए। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को 2500 देने की बात कर रहे हैं, नौकरी की का एक एजेंडा जो प्रशांत जी वो मन में डाला, ठीक है, नौकरी मुख्यमंत्री ने दी या क्या हुआ नहीं हुआ, कई नौकरियां रिपीट हुई, तमाम चीजें हैं, लेकिन उस पर सवाल हो सकता है, लेकिन एक मन में तो डाला तेजस्वी ने नौकरी की। 2-3 बात मेरे लिए, तेजस्वी यादव की पहचान क्या है? वो लालू जी के लड़के हैं, ठीक है। अगर लालू जी के लड़के नहीं होते तेजस्वी यादव, तो क्या उनसे काबिल यहाँ यादव लड़के नहीं है? क्या उनसे काबिल लड़के नहीं है यहाँ बिहार में? जो व्यक्ति 9वां फेल है, 9वां पास नहीं किया है, और मैं बार बार कहता हूं इस बात को, क्यों कहता हूं? ऐसा नहीं कि 9वीं जो पास नहीं किया वो आदमी समझदार नहीं हो सकता है। कामराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु के सबसे रेवर्ड चीफ मिनिस्टर रहे। कई बार परिस्थिति वश आप नहीं पढ़ पाते, आपकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप मधुबनी के किसी सुदूर गांव में नहीं आपका जन्म हुआ था जहां स्कूल नहीं है, आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, डीपीएस आर के पुरम में हैं, डीपीएस आर के पुरम में आप 9वां क्लास नहीं पास किए, और उसके बाद कभी आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपके मन में क्या भावना है। तो जब आप मेरा और तेजस्वी यादव से आप कह रहे, ये मेन विरोधाभास ये है कि हम सरस्वती के उपासक हैं, हमारा होना ही सरस्वती से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से, शिक्षा से, ज्ञान से, और उस व्यक्ति का सरस्वती सबसे संपर्क है, सरस्वती से ध्यान कोई संपर्क नहीं है। वो बाहुबली हो सकते हैं, वो नेता हो सकते हैं, वो जाति की बात कर सकते हैं, उनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन सरस्वती की कृपा उन पर नहीं है।
इसलिए वो आपको विरोधाभास दिखता है। और हमारे पास दूसरा और कुछ हो ना हो, सरस्वती की कृपा है। अच्छा, जब तेजस्वी कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, प्रशांत किशोर जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगे? देखिए, क्योंकि ये टफ चैलेंज है प्रशांत जी, और आप जिस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, आप गांधी के स्टाइल में आप कह रहे हैं हम युवाओं को जोड़ेंगे, हम बिहार में बदलाव करेंगे, और बिहार में हमेशा से देखा जाता है जातिगत राजनीति, और बिहार में ये कहावत भी है, बिहार यूपी में, कि बेटी और वोट जो है जाति देखकर दिया जाता है। आज भी ये कहावत है और ज्यादातर हमने ये देखा है। तो बिहार में कैसे प्रशांत किशोर ये कर पाएंगे? देखिए, आप लोग, आपने कहा ज्यादातर ऐसा होता है, कम से कम आपने क्वालिफाई किया, ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि ज्यादातर तो पत्रकार ये कहते हैं कि जाति पर ही वोट पड़ता है। बिहार में आज किसी के पास, किसी वोटर के पास चले जाइए, किसी जनता, किसी वर्ग से बात कीजिए कि भाई यहाँ पर वोट सबसे ज्यादा भाजपा को पड़ा है, मोदी जी को पड़ा है। लोग कहते हैं मोदी जी को वोट पड़ा है, आप लोग भी कहते हैं मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। आपने कहा कि बिहार में लोग जाति पे वोट देते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लोग कहेंगे भैया मोदी जी का ऑरा बन गया है, हिंदू मुस्लिम है इसलिए वोट पड़ता है, चलिए मोदी जी को हटा दीजिए। आप लोग बताते हैं MY समीकरण है, तो मुस्लिम समाज जो 18% है वो लालू जी को क्यों वोट देता है? तो लालू जी की जाति का नहीं है। आप कहेंगे वो भाजपा के डर से देता है। भाई किसी वजह से देता है, जाति की वजह से तो नहीं देता है। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जो लालू जी को इसलिए वोट देता है क्योंकि वो भाजपा को वोट दे नहीं सकता है, वो डरता है भाजपा से, जो मुस्लिम लोग हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा तबका है जो भाजपा को और नीतीश को वोट देता है, उनको पसंद नहीं करता है, लेकिन वो लालू जी के जंगल राज से डरता है। कहता है कितना भी खराब है, चलो लालू का जंगल राज नहीं लौटना चाहिए। आधे से ज्यादा आबादी बिहार की वोटर्स की ऐसी है जो सिर्फ डर से या विकल्प न होने की वजह से वोट देती है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये सिर्फ जाति का खेल नहीं है। जैसे ही उसको कोई सशक्त, ईमानदार, बेहतर विकल्प दिखेगा तो बड़ी संख्या में लोग उसको वोट देंगे। युवाओं को आप एकजुट कर रहे हैं, और जो आपके कार्यक्रम को मैं लगातार देख रहा हूं कि अल्पसंख्यक की ओर, मुसलमानों की ओर आपके कई कार्यक्रम हो रहे हैं, तो युवाओं के साथ साथ एम को लगता है कि एम बिखराव होगा एम का 2025 में? मैं वो राजनीति नहीं करता कि मुसलमान को बटोर लो, कि फॉरवर्ड को मना लो, कि EBC को ठग लो, कि SC को बांट दो। हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। आप जन स्वराज की संरचना को देख लीजिए, इसमें जो लोग हैं उनको देख लीजिए। इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी उतने ही हैं, जितने EBC समाज के हैं, उतने ही SC समाज के हैं, उतने मुस्लिम समाज के हैं, उतने OBC समाज के हैं। आज पूरे बिहार में जन स्वराज के संगठन को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक जाति जिसके जिला अध्यक्ष है वो यादव समाज के लोग हैं। आप जन स्वराज के जिला अध्यक्षों की सूची मंगा लीजिए और उसको देख लीजिए कि सब। इसलिए तो आपको बतौर कोट करके, और ये मतलब आश्चर्यजनक था RJD जैसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए और जगतानंद जैसे बड़े सुलझे हुए राजनेता के लिए, कि कोट करके बताना पड़ा, लेटर जारी करना पड़ा प्रशांत किशोर पांडे। नहीं, वो पार्टी वो कुछ भी जारी करे, मैं ये कह रहा हूं कि लोग ऐसा मानते हैं कि भाई यादवों पर तो एक अधिकार है RJD का। शायद यादव समाज के बहुत बड़े वर्ग के लोग वोट देते भी हैं उनको, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जन स्वराज ने यादव समाज को राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी देने में कहीं ये नहीं सोचा कि वो हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे। और ये जन स्वराज की ताकत है। भाई वोट तो 100% कोई किसी को नहीं देगा ना, किसी दल को 100% वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बंटवारा नहीं करेंगे। जिसमें काबिलियत है, जिसकी जो संख्या है, उसको भागीदारी जन स्वराज में मिलेगी। वो चाहे यादव समाज हो, EBC हो, सवर्ण हो, मुस्लिम हो, दलित हो। हम लोग इस आधार पर दल नहीं बनाएंगे, चलाएंगे कि हमको कौन वोट देगा। हम लोग सबका दल है, वोट जिसको जो अच्छा लगे दे। अच्छा, अभी तक का फीडबैक क्या मिला है प्रशांत किशोर को? भाई फीडबैक तो लेते होंगे, कि अभी तक क्या लगता है कि अगर आज की डेट में चुनाव हो गया, मान लीजिए कि बिहार में 1 महीने के बाद चुनाव है, प्रशांत किशोर कितनी सीट जीत के लाएंगे? फीडबैक तो मिलता होगा। मुझे नहीं मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम है कि आज चुनाव हो जाए या 5 महीने के बाद चुनाव होगा तो क्या होगा। मुझे मालूम है 2 बातें मैं कह सकता हूं कि जब भी चुनाव होगा, नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मतलब ये दावे के साथ प्रशांत किशोर, लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। और दूसरा मैं ये जानता हूं कि बिहार में
50% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। लालू नीतीश भाजपा से अलग कुछ चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो जनसुराज को चाहते हो, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी अब ये 35 वर्ष के लालू नीतीश भाजपा के राज से बाहर निकलना चाहते हैं। आपने कहा लालू जी को नहीं चाहते हैं, नीतीश जी को नहीं चाहते हैं, भाजपा को नहीं चाहते हैं, बचे मतलब मैं मुख्य दलों की बात कर रहा हूं, तो बचता है उसके बाद दो मुख्य दल, एक प्रशांत किशोर का जनसुराज, एक चिराग पासवान की एलजेपीआर। अब मैं थोड़ा सा बड़ा आपसे साफ गोई से सवाल पूछूंगा और आप साफ गोई से जवाब दीजिएगा प्रशांत किशोर जी। चिराग पासवान आपकी ट्यूनिंग क्या है, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए। ये मित्रता, सिर्फ ये मित्रता है? देखिए चर्चाएं जो हैं वो ये है प्रशांत जी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिराग पासवान आपकी पार्टी मतलब आपके साथ गठबंधन करके सीएम फेस का सब हो, सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने घोषणा कर दी कि 243 सीट जनसुराज लड़ेगा, तो फिर गठबंधन क्या 243 के आगे सीट तो है नहीं, तो गठबंधन होगा कैसे? दूसरी बात, चिराग पासवान भाजपा एनडीए के हिस्सा है, मंत्री हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना हो नहीं सकता है। चिराग और मैं मित्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई राजनीतिक गणित बना रहे हैं। चिराग से मेरी बात शायद 6 महीने 8 महीने साल भर में 1-2 बार कभी हुई होगी, कोई बात नहीं हुई है। नहीं क्योंकि देखिए कोई बात भी नहीं होती है, कोई बात नहीं भी नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं हुई है। लेकिन चिराग, मैं ऐसा समझता हूँ कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बिहार में उन चंद नेताओं में है जो जाति धर्म से अलग हटकर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रशांत जी कि ऐसा है, मैं हर उस व्यक्ति को पसंद करता हूं जो बिहार में जाति धर्म से आगे हटके बिहार को आगे उससे निकालना चाहता है, जो विकास की बात तो कर रहा है, कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है। कम से कम बिहार को जातियों में बांटने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। बिहार में धार्मिक उन्माद हिंदू मुसलमान तो न कर रहा है। हर उस व्यक्ति के साथ में हूं जो बिहार को जाति और धर्म से अलग हटके, नाली गली 5 किलो अनाज से अलग हटके बिहार के विकास की बात कर रहा है, उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। बाकी जो राजनीति करने की बात है तो वो उनका अपना दल है, अपना फॉर्मेशन है, अपना गठबंधन है, उसके साथ वो कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, सवाल इसलिए उठता है प्रशांत जी, और मैंने इसलिए आपसे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल मार्केट में भी है, कई राजनेताओं के पास आप बैठ जाइए जो चिराग के विरोधी हैं, जो आपके विरोधी है, वो कहते हैं कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में चिराग पासवान जो है बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, अभी नीतीश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में प्रशांत किशोर के साथ चले जाए। और कभी भी चिराग पासवान या चिराग पासवान के किसी भी नेता ने, मैंने यहां तक कि जब आपका विरोध तमाम लोग कर रहे थे वो जो गिरफ्तारी के बाद, लेकिन एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष से मैंने इंटरव्यू किया था, राजू तिवारी ने कहा था कि वैन की सियासत कोई गलत नहीं है, प्रशांत किशोर ने कोई गलत नहीं किया वहां पे वैन ले जाके, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत हुई है, एक बड़े पॉलिटिकल नेता के साथ ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो ये जो ट्विनिंग है, देखिए कोई ट्यूनिंग नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैंने चिराग से मेरी कोई बात ही नहीं, महीनों से कोई बात नहीं हुई है, मैं मिला नहीं हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध अलग है। और आपने जो कहा कि वो हमारी शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो भाई जो मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं, कन्हैया कुमार ने भी कोई शिकायत नहीं की है। बिहार से जुड़े हुए जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, किसी जाति किसी विचारधारा के, उन्होंने भी मेरी शिकायत नहीं की, वो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरी मतलब जो जनसुराज में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कौन बिहार में व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर गलत बात कह रहे हैं? कैमरे पे छोड़ दीजिए बात, प्रशांत किशोर बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो हर आदमी कह रहा है, प्रयास तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, तो सब कह रहा है, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कर पाएंगे कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये बात तो तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये बात तो समाज के हर वर्ग में लोग कह रहे हैं, हर जाति हर दल में लोग कह रहे हैं। आप जाके जदयू में लोगों से बात कर लीजिए, आप जदयू में जाके नेताओं से ऑफ कैमरा बात कर लीजिए, वो भी आपको बताएंगे कि भविष्य तो भैया जनसुराज के साथ ही है, कितना दिन अब चलने वाला है जदयू। हाँ, भाजपाई नहीं कहेंगे, भाजपाइयों से मेरे पहले तो भाजपाई आपके बारे में खिलाफत कुछ करते नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी दवा दे दी कि उसके बाद, सुनिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट लड़ाई बिहार में जनसुराज और भाजपा में ही होगी। जनसुराज और भाजपा में निश्चित पूरी लड़ाई भाजपा और जनसुराज की है। यहाँ पर अगला जो चुनाव होगा वो एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा, राजद तीसरे नंबर पर रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी? उनकी अपनी ताकत,
25 से 30 सीटों की है विधानसभा में। पिछली बार अगर चिराग पासवान अलग से नहीं लड़े होते और 32 सीटों पर वोट नहीं काटा होता जदयू का, एनडीए का, तो उस समय भी इनको 30-32 सीट ही आया होता। वो आरजेडी की ताकत वही। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए लोकसभा, 2019 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, आरजेडी की ताकत आपको दिख जाएगी। 0 से 5 एमपी और विधानसभा में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 25 से 30 एमएलए। आरजेडी अपने दम पर इससे ज्यादा सीट नहीं जीत सकती बिहार में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि असली लड़ाई बीजेपी भर से जनसुराज है। अल्टीमेटली लंबे समय में 5 साल में 10 साल में बिहार में सीधी लड़ाई भाजपा भर से जनसुराज होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का दल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा इसके बाद। और लड़ाई जनसुराज और भाजपा में है, और लोगों को ये दिख रहा है। जो मेरा कट्टर विरोधी है वो भी कह रहा है भविष्य जनसुराज का ही है। वो कहता है आज नहीं होगा 2029 में होगा, लेकिन आना तो जनसुराज को ही है। तो और भाजपा देश का बड़ा दल है, तो लड़ाई यहाँ किससे होगी? भाजपा से होगी, जनसुराज में होगी। मतलब आरजेडी का अस्तित्व प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो बिहार से खत्म करेंगे। नहीं, मतलब तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी तो भाई अस्तित्व ही नहीं। यहाँ जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री है। कई राज्यों में 3 दल 4 दल हैं। बिहार बहुत बड़ा राज्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी खत्म हो जाएगी, जदयू खत्म हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। जदयू का भविष्य नहीं है। आरजेडी तो दल के तौर पे रहेंगे ही, लेकिन लड़ाई यहाँ पर भाजपा भर से जनसुराज होगा। ठीक है, अगर भाजपा भर से जनसुराज होगा तो प्रशांत किशोर बतौर सीएम चेहरा होंगे जनसुराज की ओर से? नहीं, भाई प्रशांत पहले जनसुराज को जीतने दीजिए। जनसुराज के लोग, इतने काबिल लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ लोग मिलकर दल बनाया है लोगों ने। अगर वो अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं, अगर अपने कोर कमेटी बना सकते हैं, अगर अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, तो अपना नेता भी चुन लेंगे। ये कौन कहने वाला है कि कौन इसका नेता होगा? किसको मालूम था कि मनोज भारती इसके अध्यक्ष होंगे? कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? मैंने पहले कहा है, चुनाव लड़ने की 2 ही हाल सूरत है। अगर नीतीश कुमार कहीं से चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। नीतीश कुमार अगर लड़ेंगे तो वो नीतीश कुमार तो कई सालों से बैकडोर की राजनीति कर रहे हैं। आप खुद कह रहे बैकडोर की राजनीति करते हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि मैं चुनाव कब लड़ूंगा। अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ूंगा, जहां से भी लड़े उनके खिलाफ लड़ूंगा। अगर वो नहीं लड़ रहे हैं और पार्टी ने अगर कहीं कह दिया कि आपको यहीं से लड़ना है तो लड़ेंगे, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के बाद देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। नहीं, देखने ओखने की बात नहीं है। मैं जब जदयू में आया था 2015 में, तो मैंने कहा था कि 10 साल तक मैं लोकसभा में, लोगों ने कहा राज्यसभा जाएंगे, मैंने कहा 10 साल तक राज्यसभा नहीं जाएंगे, 10 साल तक लोकसभा राज्यसभा नहीं लड़ेंगे चुनाव। वैसे मैं आपको कह रहा हूं कि चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पार्टी ने निर्णय ले लिया कि मुझे लड़ना है तो लड़ूंगा, लेकिन अगर खुद से लड़ने की बात है तो मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मैं चुनाव लड़ाना ही चाह रहा हूं। लोग आए, अच्छे लोग आए, जीते, अच्छी सरकार बने, बिहार में बदलाव हो। मेरे व्यक्तिगत चुनाव लड़ने से बिहार नहीं सुधर जाएगा। मैं एमएलए बन जाऊं या एमपी बन जाऊं, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ एक अच्छी व्यवस्था बने, अच्छी सरकार बने, 5000-7000 अच्छे लोग मुखिया बने, अच्छे लोग प्रमुख सरपंच बने, तब बिहार सुधरेगा। किसी एक व्यक्ति के एमएलए एमपी बनने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। चलिए, आखिरी के मेरे 2-3 सवाल हैं, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है, आपके भी इसके बाद भी मीटिंग है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी रात के 11 बज रहे हैं। इसके बाद भी प्रशांत किशोर की कई मीटिंग जो है शेड्यूल है। प्रशांत जी, थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ पे हम आते हैं। ये आखिरी का ये मेरा सेगमेंट है। जो आपकी धर्म पत्नी है, वो कभी नाराज होती हैं कि नहीं होती हैं कि पहले अनशन कर लिए, अनशन जाके तोड़वाने की भी कोशिश की, नहीं तोड़े, अब सीधे आके यहाँ पे टेंट बनवा लिया और यहाँ पे आके ठंडा में रात गुजार रहे हैं, परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, या धर्मपत्नी जो है वो साथ में है कि नहीं जैसे जो करना है कीजिए, मेरे तरफ से कोई बाध्यता नहीं है? देखिए, ये जो पारिवारिक थोड़ी खींचतान होती है वो सभी घरों में होता है। आप पत्रकार हैं तो आपकी पत्नी भी नाराज हो सकती है, कोई डॉक्टर है उसकी पत्नी भी नाराज हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके फैमिली का जब सपोर्ट है तभी तो आप कोई काम कर सकते हैं। फैमिली के एकदम विरोध से तो कोई काम नहीं कर सकते। अब ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की मंशा ये हो कि भाई आप ये काम ना करके पहले जो कर रहे थे वही करें, वो हर आदमी का देखने का नजरिया है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जीवन है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा ही करूँगा, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, और ये बात उनके लिए भी लागू होती है, मेरी पत्नी भी वो करेगी जो उसको करना है।
वो आपस में खींचतान और उस एडजस्टमेंट और साथ वो तो चलता ही रहता है। और मेरे लिए कोई यूनिक नहीं है, तो हर जो भी जिसकी भी शादी हुई है, जो भी पति पत्नी है, उसके साथ तो ये चलता ही रहता है। डरी थी जब अनशन आप नहीं तोड़ रहे थे, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो डरी थी? और क्योंकि ये खबरें आई थी कि अनशन तोड़वाने के लिए गई थी, फिर भी आपने अनशन तोड़ने से मना कर दिया। नहीं, देखिए, अनशन वगैरह ये जो है, ये सिर्फ पारिवारिक और व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। जब पब्लिकली किसी विषय पर मैंने कोई काम शुरू किया, तो मेरी पत्नी क्या कह रही है, या मेरा बच्चा क्या कह रहा है, या मैं खुद को क्या कह रहा हूँ, मेरे भाई बहन क्या कह रहे हैं, उसका बहुत महत्व नहीं है। मेरे समर्थक क्या कह रहे हैं, महत्व इस बात का है कि मैंने अनशन जिस विषय के लिए किया है, उस पर जब मुझे लगा कि नहीं, अब आज 16 तारीख को न्यायालय ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। पहली बार सरकार को, बीपीएससी को न्यायालय से ऑर्डर हुआ कि आपको जिन मुद्दों को बच्चे उठा रहे हैं, उस पर आपको निश्चित तौर पर बिंदुवार आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और न्यायालय ने यह कह दिया कि रिजल्ट कुछ भी हो, इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद अनशन पर बैठे रहने का कोई महत्व नहीं है। न्यायालय, अगर न्यायालय से भी न्याय न मिले, तो एक बार को फिर भी आप सोच सकते हैं कि वापस अनशन पर बैठिए। मुझे गर्दनी बाग से कुछ छात्र आए थे मिलने, मैंने उनको भी कहा कि भाई आज अनशन धरने बैठने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तो फिर न्यायालय पर भी मेरा यकीन नहीं है, तब मैं अनशन पर बैठूंगा। जब न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, प्रक्रिया जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको वो कर रहे हैं, तो हमें, या इस देश की व्यवस्था में जिन लोगों का भी यकीन है, उनको न्यायालय के निर्णय आने का इंतजार करना चाहिए। इसलिए अनशन 16 को तोड़ा। कौन आया, कौन क्या कहा, किसने तोड़ने को कहा, किसने जारी रखने का, उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। जिस विषय को लेकर अनशन पर बैठे थे, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां के आगे अनशन करने का उस समय कोई तुक नहीं बनता था, इसलिए अनशन 16 को तोड़े। ठीक है प्रधान जी, एक छोटा सा रैपिड फायर, 3-4 सवाल रहेंगे, आप सिर्फ नाम लीजिएगा। लालू, नीतीश जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान। मैं इन 3 नेताओं का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों से पहले यही 3 एस्टेब्लिश लीडर थे, उसमें से आज भी 2 हैं। सुशील कुमार मोदी, नहीं, सुशील मोदी भी थे भाजपा की तरफ से। इन 4 में से चलिए आपने सुशील मोदी का नाम भी ले लिया, और वो भी स्वर्गीय हैं, और निश्चित रूप से जो लालू के खिलाफ उन्होंने राजनीति की, आज तक वैसी राजनीति कोई नहीं कर पाया है। इन 4 में से आपका फेवरेट नेता कौन? देखिए, फेवरेट नहीं है, इन चारों नेताओं के कुछ पहलू हैं जो मुझे पसंद हैं। लालू जी ने समाज के दबे कुचले पिछड़ों के लिए जो काम किया, जो उनको आवाज दी, सम्मान दिया, उनको ये ताकत दी कि वो खड़े हो सकें अपने अधिकारों के लिए, उसके लिए लालू जी का रिस्पेक्ट मेरे मन में है। ये अलग बात है कि जिन समाज के लोगों को उन्होंने आवाज दी, सम्मान दिया, उनको उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं की, उनको जमीन नहीं दिया, लेकिन उन समाज के उन वर्गों को उन्होंने अधिकार सम्मान दिया, इसके लिए उनका सम्मान है। नीतीश जी कम से कम 5-7 साल शुरुआती दिनों में उन्होंने बिहार को सुधारने का प्रयास किया, इसके लिए उनका सम्मान है। रामविलास जी का सम्मान मेरे मन में इसलिए है कि पहला आदमी है जिसने बिहार में जाति और धर्म से अलग हटकर विकास की बात, हम लोग जब बहुत यंग थे तब वो रेल मंत्री थे, पहली बार बिहार में विकास की बात हो, उसकी बात रामविलास पासवान जी ने की, उस बात का सम्मान है। सुशील कुमार मोदी को मैं समझता हूं कि वेल रिसर्च्ड, आर्टिकुलेट, सुलझे हुए नेता, जिसको गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतर समझ थी, ऐसे व्यक्ति के तौर पे तो चारों नेताओं के जो उनके कार्यशैली का, उनके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, उसका सम्मान है। बिहार का भविष्य कौन? प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? बिहार का भविष्य वो है जिसको बिहार के युवाओं का समर्थन है। बिहार का भविष्य वो है जो जिसके पास वो क्षमता है कि बिहार के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। बिहार का भविष्य वो है जो कि बिहार से पलायन रोक दे। मतलब राजनीतिक सलाहकार और राजनेता, ज्यादा मजा किसमें? प्रशांत किशोर। दोनों की अपने अपने प्लस और माइनस हैं। जब जो काम किया उसको बिल्कुल ईमानदारी से किया, और मजा सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई एंजॉय डूइंग दैट। अभी जो कर रहा हूँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप सलाहकार हो जाइए। मैं खुद से संयुक्त राष्ट्र संघ की नौकरी छोड़कर आया था, वो काम करता था। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप सलाहकार छोड़कर अब यहाँ पदयात्रा कीजिए, नेता बन जाइए। ये मैंने स्वयं से तय किया है। तो जब आप स्वयं से कोई चीज़ चुनते हैं
तो उसको करने में आपको अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रशांत किशोर हमारे साथ थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा, और मैंने कोशिश की कि हर चीज जो मेरे मन में है, जो आपके मन में है, जो आप प्रशांत किशोर से जानना चाहते हैं, वो तमाम सवाल, क्योंकि समय कम था, सवाल ज्यादा थे और भी सवाल थे, लेकिन उन सवालों को हम अगले इंटरव्यू में कवर करेंगे। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशांत किशोर की बातें जो हैं वो सभी लोगों के पास पहुंच जाए, और उसमें जो इन्हें पसंद करेंगे वो इन्हें अपनाएंगे, जो नापसंद करेंगे वो इन्हें नहीं अपनाएंगे। वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।